हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो पवन डीएलएड की चतुर्थ सेमेस्टर की गणित की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। बहुविकल्पीय, अति लघु, गुणनखंड, बहुत तरीके के हम क्वेश्चंस करा चुके हैं पवन सीरीज से और राजन सीरीज से। तो आज से हम लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पक्का आपको पेपर में इसमें से क्वेश्चन आज की वीडियो में से मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2019 में आ चुका है। जी हाँ, और ऐसे प्रश्न आपको जो व्रत वाले होते हैं, जो कि व्रत के अंदर ट्रायंगल, कभी बाहर कभी व्रत के बाहर एक वर्ग होता है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बेसिकली देखने को। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो चित्र है इसमें ओ व्रत का केंद्र है। देखो ये क्या है, ओ यहाँ पे व्रत का आपका केंद्र है। उसके बाद एंगल बी ए सी का मान 40 डिग्री है। एंगल बी ए सी देख लेते हैं भाई। एंगल बी ए और सी, यानी कि बीच वाला जो होता है वो होता है एंगल, तो यानी कि 40 डिग्री आपको दे रखा है। उसके बाद ओबीसी का मान, एंगल ओबीसी का मान, एंगल ओसीबी का मान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है एक्चुअल में, हमें ये ज्ञात करना है, ये हमें ये वाले इस वाले ट्रायंगल की ये एंगल ज्ञात करना है, अंदर अंदर वाले, ठीक है, अंदर वाले ज्ञात करने हैं हमें, ये अंदर वाले, ये अंदर वाले, ठीक है। पूरा नहीं करना है, हमें पूरा नहीं करना है भाई, हमें क्या करना है, सिर्फ अंदर वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करते हैं भाई, आइए समझते हैं। यहां पर ओ बी बराबर है ओ सी के। देखो क्या दिया उसने, ओ बी बराबर है ओ सी के। अब ओ बी ये और ओ सी ये रहा। ये क्यों बराबर है भाई आपस में, सोचो जरा, ये आपस में क्यों बराबर है। तो ये इसलिए बराबर है क्योंकि ये व्रत की त्रिज्याएं हैं भाई। व्रत की त्रिज्या मैं यहाँ डाल दूँ, यहाँ डाल दूँ, यहाँ डाल दूँ। व्रत की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। लिख रहा है यहाँ पे ब्रैकेट में, एक ही व्रत की त्रिज्याएं हैं। तो आपको भी कॉपी में लिखना होता है एग्जामिनर, ताकि देखे कि ये रीजन क्या है इसका, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। उसके बाद है, इसलिए एंगल ओबीसी और ओसीबी ट्रायंगल एबीसी में। अब देखो ये क्या बराबर है, एंगल ओबीसी ये और एंगल ओसीबी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है भाई। यदि आप व्रत की त्रिज्याएं, किसी व्रत की परिधि पर आप लंब डालेंगे, जो व्रत की त्रिज्याएं होती हैं और वो आपस में बराबर होंगी, तो जो उनके बीच में एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा भाई, है ना, सिंपल है। आप जानते हैं ये वाली बात की, ट्रायंगल की यदि दो भुजाएं बराबर है तो इनके सामने आमने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, तो इनके एंगल भी दोनों बराबर हैं। तो ओबीसी बराबर है ओसीबी के। अब त्रिभुज एबीसी में बीएसी कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। तथा एक और बात ये कि यदि व्रत के किसी एक पॉइंट से उसकी परिधि पर, परिधि ये होती है पूरी, इस परिधि पर किसी एक पॉइंट से दो रेखाएं खींची जाए, मतलब एक इधर खींच दी कहीं पे और एक इधर खींच दी कहीं पे, तो ये दोनों जो रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो बराबर होंगे, यानी कि एंगल एबीसी, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। तो क्या है, एंगल एबीसी, एंगल ए बी सी, यानी कि एबीसी ये वाला एंगल पूरा, उसके बाद एंगल एसीबी ये वाला एंगल पूरा, ठीक है। ये दोनों क्या है, बराबर है एक दूसरे के। जब बराबर है, हमें पता नहीं है, बराबर है और हमें पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमने x मान लिया, उसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब एक और बात, ये तो भाई सब जानता है, हर कोई जानते हैं कि ट्रायंगल के, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सम 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, ये जो तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जब 180 हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने देखा एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा भाई, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, है ना। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने क्या रख दिया, 180 की डिग्री के बराबर रख दिया, जिसमें से 40, ये वाली ऊपर वाला हो गया 40, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला कितना हो गया भाई, ये वाला हो गया 40 डिग्री। ये दोनों हमने एक्स एक्स माने थे, तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2x भाई, 2x प्लस एक्स 2x हो जाएंगे, और 180 में से 40 उधर चला जाएगा, घट जाएगा, तो 140 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 70। क्यों, क्योंकि 2 से 140 कितनी बार जाएगा, 70 बार जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 70 आ गया। इसलिए एंगल एबीसी बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल एबीसी बराबर 70 डिग्री। एसी भी बराबर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है भाई। दोनों एक्स एक्स हो गए, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। और एक और बात क्या, कि यदि हमने इन दोनों को मिलाया है और उसके मिड पॉइंट ओ से भी इन दोनों को यहाँ पे मिलाया है, तो ये दोनों क्या करती, ये जो रेखाएं हो गई, ये ओ बी गई है, ये जो ओ बी गई है, ये जो ओ बी रेखा गई है, ये इस पूरे एंगल को आधा आधा कर रही है। ये जो ओसी गई है, इस पूरे एंगल को आधा आधा बांट रही है। तो क्या है कि ये आधा आधा जब बटेगा, तो ये
और ये दोनों इस पूरे एंगल के आधे होंगे। तो ये पूरा एंगल कितना है, 70 70 निकल के आया है। तो ये कितनी हो जाएंगी, 35 35 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल 2OBC एंगल 2OCB बराबर 70 डिग्री। तो OBC बराबर क्या हो जाएगा, 35 35, दोनों 35 35 के हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। इस चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, क्या है, ओ वृत्त का एक केंद्र दे रखा है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABC और D ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल ADC आपको दे रखा है 140 डिग्री, तो आपको क्या बताना है, एंगल BAC आपको ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है, आपको ये वाला एंगल बताना है। कौन सा बताना है आपको ये वाला एंगल बताना है भाई, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें अर्धवृत्त का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज में हमें क्या दे रखा है, ABCD में एंगल D की वैल्यू दे रखी है 140 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण कौन से होते हैं, आमने सामने वाले। ये वाला 140 है तो इसका सम्मुख ये वाला C है तो इसका सम्मुख ये हो जाएगा। तो ये 140 है तो इसका सम्मुख क्या हो गया, 180, वो B हो गया। तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होना चाहिए, जिसमें से एक 140 है तो दूसरा कितना हो जाएगा भाई, सम 180 होना चाहिए, तो ये 40 हो जाएगा, क्योंकि 140 140 और 40 कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल D प्लस एंगल B कितना हो गया, 180। तो एंगल D की वैल्यू हमने 140 रख दी, तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 140। तो एंगल B कितना निकल के आ गया, 40 डिग्री। कितना ईजी है। उसके बाद हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। अब अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का मतलब क्या क्या कहने का मतलब है इसका कहने का मतलब ये है कि हमने ये अर्धवृत्त देखा, ये आप इतने अर्धवृत्त को देखो, बस इतने वाले अर्धवृत्त में ये है कि आपने किसी एक पॉइंट पे मिलाया, आपने कोई एक रेखा खींची और फिर दूसरे पॉइंट से रेखा खींच दी, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा अर्धवृत्त में। तो जब अर्धवृत्त में बनना है तो इसका मतलब ये है कि ये तो हो गया एंगल 40 डिग्री, है ना, और ये जो बनना है ये वाला एंगल अर्धवृत्त में बनना है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अब बचा एंगल A निकालने के लिए। तो जब हमारे पास 90 डिग्री आ चुका है और एक एंगल 40 डिग्री आ चुका है, और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। तो 90 और 40 कितने हो जाएंगे, 130। तो 180 में से 130 माइनस करें तो 50 डिग्री। तो एंगल BAC यानी कि एंगल A कितना बचेगा, A हो जाएगा 50 डिग्री। हो गया आंसर, बहुत ही ईजी। उसके बाद नेक्स्ट, किसी कक्षा में 24 विद्यार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। ठीक है, आयु दे रखी है वर्षों में 12, 13, 14, 15 और 16। अब शिक्षार्थी देखो, 12 आयु वाले कितने, 4, 13 वाले 5, फिर 4, फिर 6 और फिर 5, इस प्रकार से दे रखा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करिएगा। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कभी कभी टिपिकल हो जाता है। तो देखो आयु लिख लेंगे सबसे पहले, एक बॉक्स में आयु लिख ली, एक F लिख लिया सबसे पहले, है ना, शिक्षार्थियों की संख्या। उसके बाद कैपिटल F यानी कि संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, पहले 4 लिखा, फिर 4 और 5 9 लिखा, 5 और फिर 9 और 4 13, है ना, और फिर 13 और 6 19, और फिर 19 और 5 24। ठीक है, ये लिख लिया हमने एंड तक। अब ये जो टोटल है ये 24 ही तो है, ये एंड में जो आ गया 24 ये टोटल है। जब टोटल है तो यही एन हो गया, नंबर्स हो गया। तो एन बराबर कितना हो गया, 24। और माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 24 का आधा करेंगे। 24 का आधा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये 5 है, क्योंकि ये विषम है। देखो 1 2 3 4 5, ये कितने 5। अगर विषम नहीं होता, सम होता, तो हम n/2 + 1 पद भी करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपल है तो n/2 यानी कि 24/2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब 12 निकल के आया है तो 12 देखेंगे हम यहाँ पे, 12 कहाँ देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे कि 12 किससे छोटा है, 13 से छोटा है। ठीक है, किससे छोटा है, 13 से छोटा है। तो हम किसको देखेंगे, यहाँ पे 14 को देखेंगे। ठीक है, तो माध्यिका जो हो जाएगी वो 14 वाले वर्ग में स्थित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 14 वाले वर्ग में स्थित हो जाएगी। जो इसके सामने आता है वही उसी को लेते हैं, जो इसके सामने आता है 14 आया है तो उसी को लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, माध्यिका क्या हो जाएगी, 14 आयु वर्ग में स्थित हो जाएगी। अब फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला कह रहा था मैं, इस फॉर्मूले को आपको याद से याद करना है। माध्यिका बराबर L + n/2 - f अपॉन में स्मॉल f इंटू में आई। ठीक है, अब कैसे कैसे करा है ये भाई, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं n की वैल्यू तो जो कैपिटल n है वो स्मॉल n है, 12 है। n/2 माइनस f क्या है, f क्या लेंगे हम, f लेंगे हम जो हमने 13 माना था उससे ऊपर वाला, एक पहले वाला 9, उससे पहले वाला लेते हैं। ठीक है, 9 ले लिया। अपॉन में स्मॉल f क्या लेंगे, स्मॉल f तो भाई पहला वाला ही लेंगे, स्मॉल तो ये वाला लेंगे भाई 13 के सामने जो आया था। स्मॉल कौन सा लेंगे, जो 13 के सामने आया था, वो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, स्मॉल f क्या हो गया 4, और इनटू में आई क्या होता है, गैप होता है।
आई क्या होता है, इन सबके बीच में गैप होता है। तो देखो इन सबके बीच में 12, 13, 14, 15, 16, एक एक का गैप है, तो क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इन सबके बीच में 1 का गैप आ गया, तो हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब बचा स्मॉल एल। स्मॉल एल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल एल निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि ये 13 है, 13 के सामने 14 निकला था, और इन दोनों को हम ये उसके ऊपर 13 है, तो हम क्या करेंगे, इनको 14 और 13 को इनका एवरेज देखेंगे। 14 और 13 का एवरेज 13.5 और 13.5 हो जाएगा, तो हम एल क्या मान लेंगे 13.5, एल क्या हो जाएगी 13.5। अब हमने क्या करा, 12 में से 9 गए, 3 बचे, 3/4 गुणा 1, ठीक है, 13.5, 3/4, और 3/4 को लिख सकते हैं 0.75, ठीक है, और इसको ऐड करेंगे 13.5 को 0.75 को, तो आ जाएगा 14.25 आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो गया बहुत ईजी। अगला है, एक रोलर का व्यास 70 सेमी व लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। क्या है, एक रोलर है ना, एक बेलन की तरह जो रोलर होते हैं बड़े, ये रोलर है, और उसका व्यास कितना है, ये व्यास पूरा दे रखा है 70 सेंटीमीटर। अब लंबाई कितनी दे रखी है टोटल उसकी, 2 मीटर। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, ठीक है, हमें उसका वर्ग मीटर एरिया बताना है, कितना कवर कर लेगा। तो देखो सबसे पहले हम व्यास का आधा कितना होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 35 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। एल बराबर क्या हो गया, एल बराबर 2 मीटर दे रखा है मैंने, है ना, तो ये एल बराबर 200 नहीं लिखना है आपको, एल बराबर 2 मीटर लिखना है, और 35 सेंटीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो डिवाइड कर देते हैं भाई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.35 मीटर। अब रोलर का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कैसे देखेंगे भाई, क्योंकि क्या है वो रोलर है, रोलर है यानी कि एक टाइप का क्या है वो बेलन है, ठीक है, बेलन है, तो क्या होता है तो आपका होता है, ये होता है आपका पाई, है ना, पाई आर एल होता है ना, पाई आर और एल होता है, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो जब पाई आर एल होता है तो हमने देखा पाई क्या है, 22/7 होता है, तो ये 22/2 नहीं है, 22/7 आएगा, इन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है, 22/7, ठीक है, गुणा में आर 0.35 और इंटू में 2, ठीक है, पाई आर एल होता है। तो हमने क्या करा, पाई आर एल इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इजी तरीके से, ठीक है, तो आपका क्या निकल के आएगा, 2.2 वर्ग मीटर निकल के आएगा एक चक्कर में। जब एक चक्कर में 2.2 निकल के आए तो 50 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे चक्करों के लिए, तो 110 वर्ग मीटर आपका हो जाएगा उत्तर। उसके बाद है 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से अधिक हो, मतलब 700 है ना, उसके 2 भाग करने हैं। अब एक भाग का जो 40% निकल के आएगा वो उसके दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, ऐसा ऐसा सुन के तो भाई हक्का बक्का हो जाए बच्चा। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, बहुत ही इजी तरीके से, हमने 2 भाग मान लिए हैं, जिनमें से एक मान लिया x, और बाकी का बचा किचा क्या हो जाएगा, 700 में से x बचेगा, वो हमारा दूसरा भाग हो जाएगा, है ना भाई, यही तो हो जाएगा, 700 में से जो x जाएगा। तो 700 को 2 ऐसे भागों में बांटना है, तो हमने क्या करा, माना एक भाग x हो गया, दूसरा भाग 700 माइनस x हो गया, तो जिसमें से क्या बोला उसने, एक भाग का 40%, यानी कि एक भाग कौन सा हो गया, x का 40%, x का 40% बराबर होना चाहिए दूसरे भाग के यानी कि 700 माइनस एक्स का 60% से 80 अधिक, ठीक है, हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। अब क्या करना है, देखो 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, तो x इंटू 40/100 हो जाएगा, ऐसे 700 माइनस एक्स 60/100 हो जाएगा, प्लस 80 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको उधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, तो 40x/100 माइनस 700 माइनस एक्स अपॉन में 100 इंटू 60 बराबर 80, दोनों में एलसीएम क्या आ गया, 100 आ गया, है ना, दोनों में एलसीएम 100 है नीचे, तो 100 आ जाएगा। जब 100 आ जाएगा तो ऊपर बचा 40x माइनस 700 माइनस एक्स इंटू 60 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 7 से 42,000 हो जाएगा, और प्लस का 60x हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40x और 60x कितना हो जाएगा, 100x माइनस का 42,000। अब देखो ये जो है 100 ये उधर चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा 8,000, ठीक है, और 100x माइनस 42,000, जब 42,000 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 42 और 8 50,000 हो जाएगा, और इधर 100x बचा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, x बराबर 500, जब एक 500 हो जाएगा तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन, कितना इजी। उसके बाद है, पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, देखो ये 28 सेंटीमीटर भुजा का एक पूरा वर्ग है। अब वर्ग है तो इसका मतलब सभी भुजाएं 28 डिग्री की 28 सेंटीमीटर की होंगी। उसके बाद इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ हमने अंदर ही एक वृत्त खींच दिया है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, बहुत ही ईजी। देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 28 सेंटीमीटर पूरा दे रखा है उसने, है ना, तो देखो ये वर्ग है पूरा, ये वर्ग है, इसमें कहीं भी मिला के रेखा खींच दी जाए तो 28 ही बैठेगी। तो हमें क्या करना है, देखा हमने यहाँ पे, तो ये पूरा व्यास ये पूरा व्यास बैठेगा, जब ये व्यास बैठेगा तो ये भी 28 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, ये भी पूरा 28 का होगा, और जब इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल के आ जाएगी, और त्रिज्या निकल के आ गई तो आप निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी कि 14 गुणा 14, 7 से 14 दो बार कट जाएगा, ठीक है, 22 दूनी 44 गुणा 14 करेंगे तो आपका 616 सेंटीमीटर आ जाएगा। हो गया बहुत ईजी। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर
दो पासे क्यूब लिए हमने, दो पासे, ये पासे जो होते हैं, ठीक है, जो लूडो वाले होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं उस पर, ठीक है। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात करो। तो सबसे पहले दो पासों को एक साथ फेंकने पर 36 प्रकार के परिमाण प्राप्त होते हैं। परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं 36 प्रकार के? क्योंकि एक पासे में 6 नंबर होता है, 6 डिजिट होती है, और दूसरे में भी 6 होगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके परिणाम प्राप्त हो जाएंगे आपको, 6 × 6, 6×6 = 36। तो 36 परिणाम जब प्राप्त होते हैं तो अंकों का योग जो होगा, 4 कब बैठेगा, या तो 1 3 पे, या फिर 2 2 पे, या फिर 3 1 पे। भाई 1 और 3 4, 2 2 4 और 3 और 1 4, और कोई कंडीशन बैठेगी नहीं, द्वारा ही प्राप्त होगा। अतः इसके आने की संभावना 12 हो जाएगी। 12 कैसे होगी भाई, 4 योग चाहिए है ना, और कितने, 1 2 3, 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, योग 4 होने की संभावना, 4 3 12, 12 हो जाएगा, ठीक है बहुत ईजी। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक मदारी की टोपी शंकुआकार है। शंकुआकार मतलब कैसी होती है, शंकुआकार हो गई एक कौन की तरह, तिरछी, इस प्रकार से, ठीक है, शंकुआकार है। यदि उसमें 840 वर्ग सेमी कपड़ा लगा है, 840 वर्ग सेमी कपड़ा, यानी कि उसके वक्र पृष्ठ हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके गोल सिर का परिमाप, उसके गोल सिर का बता दिया भाई, है ना, 56 सेंटीमीटर। तो टोपी की तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बतानी है, ठीक है, आपको एल बतानी है, स्लैंट हाइट। तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, जो कि आपको 840 दे रखा है। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 56 दे रखा है आपको, भाई सर की गोल गोल, है ना। तो देखो 2 से ये 56 28 बार कट जाएगा, तो पाई आर बराबर कितना आ गया, 28। अब पाई आर बराबर 28 आ गया, तो यहाँ पे पाई आर एल होता है, तो पाई आर की वैल्यू आप 28 रख देंगे, 28 रख दी, एल बराबर 28 इंटू एल बराबर 840, तो 28 से 840 काटेंगे, 30 बार कट जाएगा, तो तिरछी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आई होप आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी और इसमें कुछ समझ में आपको अच्छे से आया हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डी एड 4th सेमेस्टर वालों के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो आएगी। कृपया चैनल पर बने रहिए, और तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ही जल्द हम सी टेट और सुपर टेट और टेट जितने भी सब आपके डी एल एड और बी एड से संबंधित हैं, हम सबकी एक रीजनिंग का पूरा सिलेबस लेके आ रहे हैं, जिसमें अच्छे से रीजनिंग का आपकी कंप्लीट कराएंगे। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और सेफ्टी बनाए रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइस।